हिंद साथ आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको 100% गारंटी के साथ अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों इन सभी सवालों को आप तैयार कीजिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कीजिएगा। मेरा मानना है कि अगर इस आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों रेडी हो जाएंगे। तो क्लास बहुत छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में आपको जो कंटेंट दिया जाएगा ना वो बहुत शानदार कंटेंट है, क्योंकि पूरी टीम के द्वारा ये कंटेंट साथियों तैयार किया जाता है। तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा, देखिए प्राकृतिक कैसे लिखा जाता है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो जिनका आंसर बी था बिल्कुल सही था। एक होता है देखिए क्रय मूल्य, आपने सुना होगा जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और वही वस्तु अगर हमें बेचना होती है तो वो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी तो ये क्रय मूल्य कहलाएगा, लेकिन इसको 30 रुपए में बेच दिया तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय का विलोम क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि कुंतल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो का से कुंतल का से केश दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। हिम की अगर बात करें, हिम का साथियों क्या होता है, कहते नहीं भाई हिम का पर्यायवाची इसमें से वायु थोड़ी रह, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं साथियों, बर्फ है, बर्फ को कह सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वायु लिखा हुआ है, वायु के पर्यायवाची देखिए वायु को हवा भी कहा जाता है, वायु को समीर भी कहा जाता है। क्या हवा भी कहा जाता है, वायु को समीर भी कहा जाता है, वायु को पवन भी कहा जाता है। और जल की अगर बात करें तो जल को साथियों पानी भी कहा जाता है, जल को साथियों वारी भी कहा जाता है, और जल को नीर भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं अग्नि की तो अग्नि को आग कहा जाता है, और अग्नि को अनल भी कहते हैं साथियों, और अग्नि को पावक भी कहते हैं। तो इतनी और चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आकर्षक कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक ठीक आकर्षक ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे हैं कि बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें व्यक्तियों का मृत्यु हो गई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ये होना चाहिए। तो 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ये वाक्य सही है, या 150 व्यक्तियों से मृत्यु तो गलत है, 150 व्यक्तियों को मृत्यु ये भी गलत है, 150 व्यक्तियों की मृत्यु ये भी गलत है। तो मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आटे और दाल का भाव बताना नहीं, महंगाई का बढ़ना या कठिनाई का ज्ञान होना। बिल्कुल साथियों कहते नहीं कि जो लगभग अभी जो थोड़े से जवान हुए कहते भाई अभी तुम्हें कुछ दिन बाद आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर कठिनाई पड़ेगी ना तो तुमको मालूम पड़ेगा। तो कठिनाई का ज्ञान होना यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होना, जिनका भी आंसर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो लिखा हुआ है साथियों सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किए जा रहे हैं, क्या दिक्कत आपको बताने साथियों के देखिए प्रकाशित किए जा रहे हैं नहीं आना चाहिए, प्रकाशित की जा रही हैं, क्या प्रकाशित की जा रही हैं ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है साथियों, यहां पर अशुद्धि, तो यही ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर, ठीक है, पथ पर जा सकता है। तो दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति सीख सकता है ये होना चाहिए, व्यक्ति सीखना सकता है ये थोड़ी ना होगा। तो दिक्कत कहां पर है, यहां पर है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, यहां में पेड़ पौधों की पिटाई, भाई पिटाई तो बिल्कुल नहीं, उपेक्षा भी नहीं, कटाई भी नहीं, मैं कहूंगा देखभाल यहां पर बिल्कुल सही तरीके से शब्द आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कह रहे कि ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले आते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, अब दिक्कत की अगर बात करें ना तो प्रकृति से निकट ले आते ये नहीं होना चाहिए, प्रकृति के निकट ले आते। तो ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहे हैं ना ये आपको मजबूती देंगे, यानी कि अगर यही और यही कॉन्सेप्ट आएंगे, कोई ऊपर रॉकेट साइंस थोड़ी ना आएगी, जो आप यहां पर पढ़ रहे हो ना यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं साथियों आपको जो बेस है ना आपका बेस वो प्रीवियस ईयर का बेस है, यानी कि जो लेटेस्ट एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं 2024 में ही हुए, फरवरी महीने में हुए थे। ठीक है, लगभग वहां पर मेरे हिसाब से शायद 40 शिफ्ट हुई थी, तो उन्हीं को 40-45 जितने भी शिफ्ट हुई थी उन्हीं को बेस बनाकर साथियों मैं आपको क्वेश्चंस तैयार करवाता हूं और उन्हीं का बेस बनाकर आपको पढ़ाता हूं कि अगर वैसा ही, क्योंकि उसमें 2024 के फरवरी में जो पेपर हुआ था और 2025 के जनवरी में पेपर होगा, इसमें बहुत अधिक फर्क नहीं होगा, 19-20 का फर्क होगा। और ये फर्क भी साथियों मैंने रखता हूं, मैं ध्यान से आपको सब कुछ करवा दूंगा, बस आपको बने रहना है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो साथियों वीडियोस आपको मिल पाएंगे, क्लासेस आपको मिल पाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों आपको इन सभी क्लासेस को देखना है। खैर प्रकृति से निकट ले जाते नहीं होना चाहिए, प्रकृति के निकट ले जाते ये होना चाहिए, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कम खाने वाले को क्या कहा जाता है मुझे बताइए। देखिए शाकाहारी जो सात्विक भोजन करता है ना उसको साथियों शाकाहारी कहा जाता है, जो मांस वगैरह खाता है उसको मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाहारी की जब हम बात करते हैं तो सर्वाहारी क्या, ये शाकाहारी भी होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं ना ये शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी भी होते हैं, यानी कि एक ऐसा बंदा जो साग सब्जी भी खाता है, जो मांस भी खाता है, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। अल्प का मतलब होता है साथियों कम, ठीक है, आहार, यानी कि कम खाने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी में कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कहा जा रहा है कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा बताइए। आग जलाना नहीं, आग में घी डालकर हवन करना नहीं, क्रोध को और भड़काना, बिल्कुल सही साथियों, गुस्से को और बढ़ाना ही कहलाया जाता है आग में घी डालना। भाई तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम तो गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रहे हो। मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया, या उसकी बेबसी को देखिए, बेबसी को देखकर मुग्ध थोड़ी ना हुआ जाए, ना क्रोध को देखकर मुग्ध हुआ जाता है, ना विफलता को देखकर मुग्ध हुआ जाता है, मैं कहूंगा सुंदरता को देखकर मुग्ध हुआ जा सकता है। इसलिए जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहां आकर गरीबों को कंबल बांटे। अब आपको दिक्कत यहां पर बताने साथियों, दिक्कत कहां पर है, यहां आकर गरीबों, यहां पर साथियों दिक्कत है मुझे बताइए। चलिए देखिए
सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने वहां जाकर, यहां आकर थोड़ी ना होगा, उन्होंने वहां जाकर गरीबों को कंबल बांटी, ये होना चाहिए। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गौरव सौरभ की उपेक्षा अधिक मोटा है, या अपेक्षा आएगा, मान्यता आएगा, या साथियों ज्यादा आएगा? क्या यहां पर आएगा मुझे बता दीजिए आप लोग। तो यहां पर अपेक्षा आएगा कि गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं साथियों मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करती है। दिए गए वाक्य का वो भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ है एक तरीके से बात करें, मन की शांति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करती है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंशिक निर्माण होना चाहिए, इसकी नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है, ये होना चाहिए। और ये कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा दिक्कत ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अधूरा क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, हां यहां से अगर बात करें तो आपके सामने साथियों जीके के प्लस जीएस के साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं कहूंगा यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहने के ड्यूस एक पद है, एक शब्द है जो किस खेल से संबंधित है। मैं कहूंगा एक शब्द है ड्यूस, इसका किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? लॉन टेनिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्रिकेट के आपसे पूछे जाते हैं, कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बॉय शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता है? क्रिकेट के खेल में किया जाता है। बाउंसर शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बाउंसर शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल में ही किया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मुझे बता दीजिए साथियों, शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। चलिए देखिए, कालबेलिया एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। क्या है साथियों? ये एक लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां का लोक नृत्य है? ये तो राजस्थान का लोक नृत्य है, ये तो राजस्थान का लोक नृत्य है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें कालबेलिया नहीं है तो नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। क्या है साथियों? कंचनजंगा है, आप सभी लोग याद रखेंगे। दुनिया के हिसाब से ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी साथियों एक तरीके से 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। चलिए है आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी 8848 मीटर ऊंचाई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रही है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक तो साथियों चांदी है, इसलिए सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है? अब व्यापार अवरोध देखिए सब्सिडी भी कहीं ना कहीं है, घाटबंदी भी है, और प्रशुल्क बाधाएं भी, लेकिन निर्यात सुरक्षा थोड़ी ना होगा, एक व्यापार में अवरोध का काम थोड़ी ना करेगा। चलिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रथम स्तनपायी क्लोन यानी कि भेड़ का नाम क्या है? तो साथियों डॉली इसका नाम था। अगर सवाल डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट आप आंसर बता देना। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकार कौन सा है? मुझे बताइए। तो परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है साथियों? युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए मैं कहूंगा परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला देखिए, कह रहे हैं मस्तिष्क तंत्र का एक भाग, यानी कि कौन से तंत्र का एक भाग है? तो मैं कहूंगा ये तो तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। क्या? मस्तिष्क। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। अगला कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए हरित क्रांति में शामिल नहीं, तो हरित क्रांति में सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग करना ये शामिल था, बिल्कुल। गांव की सड़कों का उन्नयन करना ये शामिल नहीं था हरित क्रांति में। कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग करना ये भी हरित क्रांति में शामिल था, और बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में ये भी शामिल थी। तो मैं कहूंगा ये वाला ऑप्शन गलत है, ये शामिल नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई है, इसकी स्थापना कब हुई? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साथियों कब हुई, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए भाई, अच्छा क्या पूछा जा रहा है कि सॉरी ये नहीं पूछा जा रहा है कि वैसे तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे हैं पीएमजीवाई का विस्तारित रूप क्या है? नाम इसका आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कहां का? तो अपने देश भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कह रहे हैं गरबा एक लोकनृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। तो मैं कहूंगा गरबा की उत्पत्ति जो हुई थी वो गुजरात से हुई थी। कहां से हुई थी साथियों? गुजरात से हुई थी। कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, ये आपको मालूम होना चाहिए। केरल का फसल कटाई का त्यौहार है, हर एक राज्य का फसल कटाई का त्यौहार अलग होता है। तो केरल की जब हम बात करते हैं तो ओणम है। उसके बाद देखिए उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पेटी को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? मैं कहूंगा तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो क्या जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। राइट आंसर आपका डी के साथ। भारत में किसकी जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? क्या भारत में निम्न आय की जनसंख्या वाले अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं या छोटे आकार की जनसंख्या
वाले, अधिक आय वाले या बड़े आकार वाले। तो यहां पर अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपको बताना है कि भारत में बड़े आकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए करके हिमालय की उच्च उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? भावर, बारूद, बुग्याल। मैं कहूंगा साथियों बुग्याल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर बात करें तो आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो इन सभी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मैं कहूंगा कि यही कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल रीजनिंग का है, कह रहे कि ए सी जी से डी एफ डी हुआ है तो सी आई यू से क्या हो सकता है? मुझे यहां पर बताइए। देखिए ये ए से मैं लिख देता हूं, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, जी 7 पर होता है, उसी प्रकार डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है, डी 4 पर होता है। यहां पर 1 से साथियों 4 हुआ है यानी कि 3 की बढ़ोतरी, 3 से 6 हुआ है फिर 3 की बढ़ोतरी। अच्छा यहां पर 7 से 4 हुआ यानी कि 3 घटा है। यहां पर तो बड़ा है, यहां पर बड़ा, लेकिन यहां पर घटा दिया गया तो ऐसे ही हम इसमें 3 बढ़ाएंगे तो ये एफ आ जाएगा, इसमें 3 बढ़ाएंगे आई में तो एल आ जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 18 यानी कि आर आ जाना चाहिए, यानी कि एफ एल आर कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा एफ एल आर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है UNHAPPY को PPYAHNU लिखा जाता है, उसी प्रकार FALLAC को क्या लिखा जाएगा? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर साथियों हम बात करें कि यहां पर आखिर कैसे होगा, क्या होगा साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें जो अनहैप्पी लिखा है ना तो UN लिख लिया, H लिख लिया, A लिख लिया, डबल P लिख लिया और Y लिख लिया। अब इसी के नीचे इन लेटर्स को लिख दीजिए। तो डबल P है तो डबल P लिख लिया, उसके बाद साथियों Y लिख लिया, उसके बाद A लिख लिया, उसके बाद H लिख लिया, फिर N लिख लिया और फिर साथियों U लिख लिया। अब यहां पर आप देखेंगे साथियों कि आखिर लॉजिक क्या लगा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे कि ये U यहां पर है ना तो ये U यहां पर लिख दिया, सबसे अंत में शुरू वाला सबसे अंत पे, ये N यहां पर लिख दिया, ये H यहां पर लिख दिया, ये A यहां पर लिख दिया। अब क्या किया गया? ये P की बात करें तो ये P यहां पर और ये P साथियों यहां पर और ये Y यहां पर। तो यही चीज आपको यहां पर साथियों करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। सबसे पहले क्या किया गया था कि ये जो है ना सबसे अंत में आ गया, यानी कि एफ यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, एल यहां पर आ जाएगा और ये वाला एल यहां पर आ जाएगा। उसके बाद ये वाले लेटर यहां पर आए यानी कि ए साथियों यहां पर आएगा, सी यहां पर आएगा और वाई यहां पर आएगा। तो अब आपको देखना ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए सी वाई डबल एल ए एफ। मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ए में नहीं साथियों बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब यहां पर देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए साथियों अपने एग्जाम से पहले। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि सभी पुतली कौवे हैं। तो सभी पुतली कौवे हैं कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको साथियों समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये क्या होगा? ये हो गई साथियों पुतली। तो जितनी भी साथियों पुतलियां हैं ना ये सभी के सभी पुतलियां क्या हैं? कौवे हैं। और ये क्या होगा? ये साथियों कौवे हो गए। तो सभी पुतलियां कौवे हैं ऐसे बन गया। कह रहे कि सभी बिल्लियां कौवे हैं। मान लीजिए साथियों बिल्लियां आपकी ये हो गई और कहा जा रहा है कि सभी बिल्लियां कौवे हैं तो सभी बिल्लियां यहां पर कौवे हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ बिल्लियां पुतली हैं, कुछ देखिए कुछ बिल्लियां पुतली हैं तो मैं कहूंगा कुछ बिल्लियां पुतली हैं नहीं है। बिल्लियां यहां पर है, पुतलियां यहां पर है। उसके बाद कह रहे कि कोई बिल्ली पुतली नहीं है, कोई बिल्ली पुतली। अच्छा यहां पर दोनों चीजें क्या कही गई? अपोजिट। कुछ बिल्लियां पुतली हैं, कोई बिल्ली पुतली नहीं है। तो दोनों में से एक बात सही होगी। तो जब कंडीशन ऐसी फंस जाए कि साथियों कुछ ये हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये नहीं, ऐसे करके मतलब आ जाए कुछ बिल्लियां पुतली हैं कोई बिल्ली पुतली नहीं है, तो दोनों में से एक बात ही तो सही होगी। या हो सकता है कुछ बिल्लियां पुतली हो या ये होगा कि कोई बिल्ली पुतली नहीं होगी। तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन पे हमें क्या लगाना चाहिए? या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इन चारों विकल्पों में से, चारों ऑप्शन में से सबसे विषम कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये आता है साथियों एल 12 पर आता है, एच 8 पर आता है, ई 5 पर आता है। यहां पर अगर बात करें जे 10 पर आता है, पी 16 पर आता है और सी 3 पर आता है, बी 2 पर आता है, एफ 6 पर आता है, क्यू 17 पर आता है और डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, पी 16 पर आता है। क्या इनको टोटल करें? एक बार टोटल करके देख लीजिए साथियों कि इनके टोटल में क्या आएगा। देखिए 16 4 20 और 5 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। 17 और 6 23 और 2 25 हो जाएंगे बिल्कुल। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 16 19 हो जाएंगे। ये साथियों 25 नहीं हो रहे हैं। इसकी बात करें 20 25 बिल्कुल ये भी 25 हो जाएंगे, यानी कि यहां 25 यहां 25 यहां 25। तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा विकल्प सबसे अलग है, सबसे विषम है, सबसे भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। चलिए तो उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए करके 22 से जैसे कि 625 बनाया गया उसी प्रकार 13 को क्या बनाया जा सकता है? 144 221 256 या साथियों 169। देखिए यहां पर मैं कहूंगा कि जो 625 होता है ना ये 25 का स्क्वायर होता है। तो बस साथियों 22 में अगर आप 3 मिला देते हैं तो 25 बन जाता है, उसका स्क्वायर कर देना है। कि यहां पर भी अगर हम 3 मिला दें साथियों तो 16 बन जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है। क्या कहीं 256 ऑप्शन में है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल 256 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहां पर कि स्पीड को यानी कि SPADE को 45 लिखा जाता है तो ABODE को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। तो अगर साथियों इनको हम काउंट करें जैसे कि यहाँ पर S हो गया, P हो गया, A हो गया, D हो गया, E हो गया, इनको अगर हम काउंट करें S आता है 19 पर, P आता है 16 पर, A 1 पर, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर। तो यहाँ पर ये 10 हो जाएंगे, बिल्कुल 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके कितने हो जाएंगे साथियों? 26 हो जाएंगे। 26 और 19 कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा साथियों ये तो 45 हो जाएंगे और ये 45 ही तो लिखा हुआ है। यानी कि इन सब का टोटल कर दो भाई, 1 + 2 + 15 + 4 + 5 तो कितने हो जाएंगे जरा देखिए साथियों। ये 15 और ये कितने हो गए साथियों? 24 हो गए, 24 25 26 और 27 हो गए। तो 27 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 8 मित्र हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि 8 मित्र हैं ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर भोजन के दोपहर के भोजन के लिए एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। तो साथियों हम बना लेते हैं एक गोला, 1 2 3 4 कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अच्छा 8 लोग हैं तो एक इधर भी कर लो, ठीक है। ये आपके 8 लोग बैठे। अब क्या क्या कहा जा
है उसको आप फॉलो करते जाइएगा। कहने के एएफ के व्यवसाय प्रतिमुख है। प्रतिमुख का मतलब एक तरीके से हो जाएगा, अगर साथियों हम ए को यहां पर बैठा लें, ठीक है, ए को यहां पर बैठा लें तो एफ को साथियों यहां पर बैठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। कहने के और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन, किसकी बात चल रही है साथियों, ए की बात चल रही है। यानी कि ए जो है ना ये एफ के तो प्रतिमुख है और ए जो है ना बी के दाएं से तीसरे पर है। तो बी की अगर बात करें, बी की अगर बात करें, बी को हम यहीं पर बैठा लेंगे तभी तो बी के दाएं तीसरे से ए हो पाएगा। 1 2 3 तीसरे पर आ गया। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि एफ और डी के बीच में जी है। तो एफ और डी, देखिए अगर हम डी यहां पर बनाएंगे तो यहां पर जी आना चाहिए, इसलिए हम साथियों डी यहां पर बनाएंगे, एफ और डी के बीच में जी है यानी कि जी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के डी के बाएं एच है, तो डी के बाएं कौन हो गया, एच हो गया। कहने के सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि 8 लोग थे, 8 लोग को मैंने बैठा दिया। कहने के सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो सी किधर गया, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर तो एच है। तो क्या एच आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों एच आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर कि म्यांमार का संबंध जैसे क्यात से है वैसे ही पाकिस्तान का संबंध क्या होगा। तो म्यांमार की मुद्रा है साथियों ये क्या, यानी कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो उसी प्रकार पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, मैं कहूंगा रुपया है। इसे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहने के 3 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 42 है, तो आपको बताने के उसके अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों कैसा क्या कॉन्सेप्ट लगा है साथियों जरा देखकर मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, जैसे कि 3 से 16 हुआ है तो यहां पर तो साफ साफ 13 नजर आ रहा है। यहां पर 16 से 29 हुआ, यहां पर भी 13 पड़ा है। अच्छा यहां पर 29 से 42 हुआ है तो 12 13, यहां पर भी 13 पड़ा, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 13 पड़ेगा। तो 42 13 कितना हो जाएगा, 2 3 5 आपका हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि 55 हो गया। कहीं 55 ऑप्शन में बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में यहां पर 55 है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सबसे अलग है, कौन सबसे विषम है, उल्लू, कौवा, शुतुरमुर्ग या चील। देखिए उल्लू उड़ता है, कौवा उड़ता है, चील उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग इतना भारी होता है कि वो उड़ ही नहीं सकता। तो कुल मिला के सबसे अलग सबसे विषम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि सबसे पहले साथियों NIX है, उसके बाद LKV है, उसके बाद JMT है, उसके बाद HOR है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं। देखिए ये N ये होता है साथियों, मैं यहां पर लिख ही देता हूं। देखिए ये N 14 पर, ये I 9 पर, ये X हो गया आपका साथियों 24 पर, ठीक है। ये आपका 12 पर, ये 11 पर, ये 22 पर आ जाएगा। ये J 10 पर आता है, M 13 पर आता है, T 20 पर आता है। H की बात करें तो 8 पर, ये 15 पर, ये 18 पर हो जाएगा। अब देखिए 14 से 12 हुआ है, ठीक है, 12 से 10 हुआ, 2 घट रहा है। देखिए 2 फिर 2 घटा तो फिर 2 घटेगा, यानी कि यहां पर 6 आ जाएगा और 6 पर होता है F। अब देखिए F हर जगह पर है। 9 से हुआ 11, यानी कि 2 घटा। अच्छा यहां पर क्या 2 बढ़ा था, सॉरी 2 घटा था, 2 घटा। तो यहां पर देखते हैं 9 से 11 हुआ है, 2 बड़ा है, फिर 13 हुआ है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहां पर 17 आ जाएगा। यानी कि 17 का मतलब है साथियों Q, यानी कि FQ। उसके बाद देखिए 24 से 22 हुआ है, 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटा, तो मैं कहूंगा 18 में 2 घटाएंगे 16 आ जाएगा, यानी कि P आ जाएगा। तो FQP कहां पर लिखा हुआ है, FQP ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, मैं कहूंगा कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुछ बंदूकें मकड़ी हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये आपकी बंदूक हो गई, ठीक है। और इतनी बंदूकें क्या है, मान लेते हैं हम इतनी बंदूकें क्या हो गई, इतनी बंदूकें मकड़ी हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ मकड़ी किसान है, तो मान लीजिए इतनी मकड़ियां क्या हो गई, इतनी मकड़ियां साथियों किसान हो गई। चलिए इतनी मकड़ियां क्या हो गई, इतनी मकड़ियां साथियों किसान होगी। अब मुझे जरा देखकर बताइए कि कौन सा सही है निष्कर्ष। कुछ बंदूकें किसान है, कुछ बंदूकें किसान है, भाई बंदूकें ये हैं, किसान ये हैं, तो कहां कुछ बंदूकें किसान, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ किसान बंदूकें हैं, कुछ किसान बंदूकें हैं, ठीक है, तो ये भी कहां सही है, कुछ किसान बंदूकें, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये आपको बताना है साथियों, ठीक है। कहने के 7 मित्र हैं OPQRSTU, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो एक पंक्ति बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ी सी और बड़ा 7 हो गई है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि S एक अंतिम छोर पर बैठा है और P, अब देखिए S यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यानी कि S के दाएं दूसरे स्थान पर P बैठा है। अगर हम इसको यहां पर बैठा लेंगे तो हमें दाएं इस यहां पर ले जाना पड़ेगा, इसलिए साथियों S को हम यहां पर नहीं बैठा लेंगे, S हमारा यहां पर ही सही है, क्योंकि S के दाएं दूसरे स्थान पर P बैठा है, तो यहां पर हम P बैठा देंगे। उसके बाद कहने के P जो है ना ये O और Q के बीच में है, P जो है ना P ये O और Q के बीच में, तो मान लीजिए O यहां पर बैठा दिया, Q यहां पर बैठा दिया। हो ये भी सकता है कि Q यहां पर हो, P यहां पर हो, लेकिन हम देखते हैं कि अगर सही चल रहा है कुछ तो ठीक है। उसके बाद कहने के U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो U तो साथियों या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, U यहां पर या यहां पर। यानी कि T के निकटतम बाएं बैठा है R, तो T के निकटतम बाएं बैठा है R, तो अगर देखिए T के निकटतम बाएं बैठा है R, तो अगर हम T को यहां बैठा ले, मान लीजिए T को यहां पर बैठा ले, तो R को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इन दोनों में से किसी एक में U आएगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम T हम यहां पर बैठा ले तो हम R यहां पर बैठा लेंगे, तो एक अब U के लिए खाली जगह बच गई, ये हो गई। तो मैं कहूंगा 7 लोग थे, 7 को मैंने बैठा दिया, यानी कि अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, अंतिम बाएं छोर पर साथियों कौन बैठा है, आपके सामने है साथियों S बैठा है, तो इसलिए क्या होगा, S आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए परस्पर प्रतिस्थापित होने वाले 2 संकेतों को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल आपको साथियों वही चीजें पढ़ाएगा, वही कंटेंट देगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए भाई तो अभी थोड़ा समय है, एग्जाम में कुछ समय आपके पास है, मैं आप आज से भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमारी पिछली पुरानी सारी क्लासेस आप देख डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना, एक 1 2 करके
उन सभी वीडियोस को देख डालिएगा तो मेरा मानना है कि आपका बेस जो है ना, बेस वो मजबूत हो जाएगा। और जब किसी का बेस मजबूत हो जाता है तो ये समझ लीजिए उसकी तैयारी क्या अगर बात करें, उसकी तैयारी में जान आ जाती है। ठीक है, तो मेरी कुछ क्लासेस आप लोग देख लेंगे, वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रॉपर एक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वो सारी वीडियो 1 क्लिक में आपको कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में ही बता दूंगा। देखिए कह रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर हम इस ऑप्शन को सही माने तो प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर प्लस आपको लिखना है, यानी कि 22 है, 11 है, 22 है, 2 है, 3 है और बराबर 45, यानी कि इसको कैलकुलेट करके आपको 45 लाना है। तो अगर हम प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस करें, यानी कि प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, भाग लिखेंगे। ये गुणा क्या है, गुणा की जगह पर गुणा लिख देंगे, माइनस की जगह पर माइनस लिख देंगे, भाग है, भाग की जगह पर साथ प्लस लिख देंगे। अब इसको आपको कैलकुलेट करके अगर 45 आ गया तो आंसर हमारा यही होगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करके 45 नहीं आया तो इस वाले को ट्राई करते। देखिए 11 कम 11, 11 दूना 22 आ जाएगा, गुणा 22 हो गया, माइनस है 2 प्लस 3 हो गया, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये आपका 42 हो जाएगा, 44 में से 2 जाएगा प्लस 3, यानी कि मैं कहूंगा 45 बराबर 45 आ चुका है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहेंगे साथियों यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 44 है। तो अगला नंबर साथियों क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल को आप कैसे करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 1 लिखा आपने और 9 में कितना जोड़ा 17 आ जाए, मैं कहूंगा 8 जोड़िए। 17 में कितना जोड़े साथियों की 44 हो जाए, मैं कहूंगा 27 जोड़िए। अब यहाँ पर देखिए ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, तो जाहिर सी बात है 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 44 में आपको जोड़ना है 64, तो 44 और 64 कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 108 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या 108 आएगा, बिल्कुल साथियों यहाँ पर 108 ही आएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे लार्वा का संबंध कीट से है तो मेमने का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए लार्वा एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों कीट का ही एक अंश होता है। ठीक है, यानी कि जब कीट पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता ना, विकसित नहीं हो पाता तो वो लार्वा होता है। ठीक है, उसी प्रकार मेमना किसका एक तरीके से देखिए सिंह थोड़ी ना, बच्चा थोड़ी ना, मैं कहूंगा साथियों ये जो होता है ना भेड़िया, आपका भेड़िया का जो बच्चा होता है उसको कहीं ना कहीं जो भेड़िया का छोटा रूप होता है या भेड़िया का बच्चा होता है उसको साथियों कहा जाता है मेमना। उसी प्रकार कीट का जो छोटा रूप होता है कहीं ना कहीं बच्चा ही इसको कह लो तो लार्वा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह इसमें से सबसे अलग सबसे विषम आपको बताना है साथियों कौन सा। देखिए 415, 718, 314, 545, इसमें से आंसर आपको बता देना है। चलिए देखिए अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, ये 4 और 1 को इनको अगर आपस में हम जोड़ देते कैसे 4 प्लस 1 करके तो हमें 5 मिल जाता है। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में जोड़ देते प्लस लगा के तो हमें ये नंबर मिल जाता है। उसी प्रकार 3 और 1 को आपस में जोड़ देते तो ये नंबर मिल जाता है, लेकिन इसको जोड़ने पर हमें 9 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। तो मैं कहूंगा सबसे विषम सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला है। तो क्या आपका राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर ए है। तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग देखिए मैथ के क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अभी तक साथियों हिंदी के जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पर कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे साथियों मैथ के। तो मैथ का पहला सवाल है और इस सवाल में कहा जा रहा है कि 12.5% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 5845 रुपए में बेचा जाता है। तो कह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अगर किसी वस्तु को 12.5% छूट पर बेचा जा रहा है, मैं आपको बता दूं देखिए अगर किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जा रहा है यानी कि उसको 90% में बेचा जा रहा है। अगर किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जा रहा है तो उसको 80% में बेचा जा रहा है, 100 से माइनस करना है। उसी प्रकार अगर किसी वस्तु को 12.5% की छूट से बेचा जा रहा है यानी कि मैं कहूंगा उसको 87.5% की छूट पर, मतलब उसको 87.5% में बेचा जा रहा है। तो 87.5% की वैल्यू यहाँ पर 5845 दे रखी है, तो यहाँ पर 5845 आपकी हो गई। अब इसको आपको अंकित मूल्य में बताना है ना, यानी कि इसकी 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 5845 इसका अगर बात करें 87 अगर हम नीचे रख दें 87% तो ये 1% की वैल्यू बन गई। अब 100% की वैल्यू हमें बनाना है तो इसको गुणा हम कर देंगे 100 से, बस साथियों बन गई। अब देखिए इस पॉइंट को हटाकर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको बस कट करना है और जो कट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर 5 से कट करें ना तो 5 कम 5, 5 7 35, 5 5 25 हो जाएगा। इसको अगर 5 से कट करें 5 कम 5, 5 कम 5 और 3 चला गया 34 हो गया, 5 30, 5 9 45 0 आ गया। और अगर कट करें साथियों तो 5 3 15 हो गया और 5 5 25 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो 5 कम 5, 5 कम इसको एक सेकंड इसको ये आया ना 5 दूना 10 आपका आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है 5 3 15 आ जाएगा, 5 8 40 आ जाएगा। और अब इसको किससे कट करें, देखिए यहाँ पर 100 भी तो है, तो अगर 100 से देखा जाए साथियों या इसको 7 से कट करें साथियों 7 से क्या ये कट हो सकता है, देखिए जरा हाँ हो जाएगा। 7 5 35 हो गया, 7 3 21 हो गया, 2 जाएगा फिर से 7 3 21 हो गया। ठीक है 2 जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है 7 चौक आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी कि 334 की आपको गुणा 20 से कराना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 334 की गुणा आपको 20 से कराना है, 20 से करा लीजिए तो साथियों 8 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 0 का 0 आ गया। तो मैं कहूंगा 6680 रुपए उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए कह रही कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4:3 है। यदि त्रिभुज की परिधि 80 सेंटीमीटर है तब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए साथियों ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक अगर मान लीजिए 5 लंबाई है, इसकी 4 है, उसकी 3 है, तो त्रिभुज की परिधि, परिधि का मतलब पता क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग, वही तो परिधि होती है। तो अगर हम इसको जोड़े या 5x, 4x, 3x साथियों, ठीक है 5x + 4x + 3x अगर हम जोड़े तो यही तो परिधि हो जाएगी, यानी कि ये 84 है। तो ये कितना बनेगा साथियों 9 और 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12x बराबर कितना आ गया 84 आ गया। तो x की अगर बात करें 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई। तो अब अगर आपसे पूछे ये कितनी है तो 5 की गुणा 7 से करा दो 7 5 35। इसकी अगर आपसे पूछे तो 7 से गुणा करा दो 7 चौक 28 और इसकी अगर पूछे तो 7 से गुणा करा दो 21। तो सभी की आपको भुजाएं मालूम पड़ गई। तो कहेंगे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ पर क्या होगी, तो सबसे बड़ी ये होगी 21 होगी, 28 होगी या 35 होगी। तो मैं कहूंगा 35 होगी। 35 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो किताबों में साथ तो इसका बहुत लंबा चौड़ा अजीब गरीब सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ट्रिक से समझाने वाला हूं इस सवाल को, ठीक है। उसके बाद कहने के कितने वर्षों में ये स्वयं की 4096 गुनी हो जाएगी। कभी भी आपको अगर ऐसा दे रखा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हो और कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने वर्षों में कोई राशि इतने गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो इतने स्वयं की इतने गुना हो जाएगी। मैं कहूंगा साथियों देखिए, अभी वो राशि मान लीजिए 1 है, ठीक है, और 7 वर्षों में वो राशि 7 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाती है, अपने की 8 गुनी हो जाती है। तो कह रहे कि कितने वर्षों में वो राशि स्वयं की 4096 गुनी हो जाएगी। मैं कहूंगा अगले 7 वर्षों में इसकी 8 गुना, भाई इसकी 8 गुना 7 वर्षों में तो इसकी 8 गुना यानी कि 64 हो जाएगी। अगले 7 वर्षों में मैं कहूंगा 14 सालों में वो अपने की 64 गुना हो जाएगी। अगर बात करें अगले 7 सालों में इसकी 8 गुना हो जाएगी, यानी कि 64 की 8 गुना हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 6 36 46 48 49 50 51, यानी कि अगले 7 वर्षों में वो 512 हो जाएगी। मैं कहूंगा अगले 7 वर्षों में वो इसकी 8 गुना हो जाएगी, तो 512 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुना 16, 8 8 9 8 5 40। बिल्कुल साथियों, अगले 7 वर्षों में वो 4096 हो जाएगी। मैं कहूंगा कितने वर्षों में ये इतनी, अच्छा यही पूछा जाएगा 4096 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो 4096 गुनी तो हो गई, कितने वर्षों में, 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष, इनको जोड़ोगे तो 28 वर्ष आ जाएगा। मैं कहूंगा 28 वर्ष में वो स्वयं की 4096 गुना हो जाएगी। तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए भाई, ये नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके यदि रोहित अकेले 32 दिनों में किसी काम का 1/4 कार्य पूरा करता है, यानी कि वो 32 दिनों में काम का 1/4 ही हिस्सा कर पाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, देखिए ये आधे का आधा काम है, तो अगर मैं कहूं साथियों आधे का आधा काम अगर 32 दिन में कर रहा है, तो इसका डबल यानी कि 64 दिन में वो आधा काम कर लेगा, और बचा आधा काम वो 64 दिन और कर लेगा, यानी कि 64 128 हो जाएगा। मैं कहूंगा कि 128 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। क्या वो पूरा काम कर लेगा? अच्छा पूछा क्या जा रहा है, देखिए जरा, तो रोहित अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? मैं आपको बता चुका हूं 128 दिनों में करेगा पूरे कार्य को, इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे 12,500 रुपए, क्या 12,500 रुपए की राशि पर टी वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 5625 रुपए का ब्याज अर्जित होता है। यदि 7.5% दर हो तो टी का मान क्या है? टी का मतलब है साथियों वर्ष, ठीक है। अब वर्ष की जब हम बात करते हैं, टी की बात करते हैं, तो एक सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे टी और गुणा टी। अब अगर बात करते हैं साथियों, साधारण ब्याज दे रखा है 5625 है, 5625 हो गया, गुणा आपका यहाँ पर 100 लग जाएगा, बटे टी कितना है 12,500 है, तो 12,500 यहाँ पर आ गया, गुणा अगर टी की बात, सॉरी आर की बात करें, सॉरी यहाँ पर टी क्यों लिख दिया मैंने, आर आएगा यहाँ पर, तो भाई क्योंकि 3 चीजें होती है पी आर टी, तो पी हो गया, टी हो गया, आर यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर कितना है 7.5% आ गया। अब एक काम करिए, इस पॉइंट को हटाइए, 0 आप बढ़ा लीजिए, ये 2 0 हैं, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अब क्या क्या आपके सामने है, 5625 है, गुणा 2 है, आपके सामने 15 है, गुणा 125 है। इसको अगर 5 से कट करें तो साथियों 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से कट करें, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 हो गया। इसको अगर कट करें साथियों कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 2 जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 एकम 15, 15 3 45, यानी कि 3 दूना 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगा टी का मान क्या होगा साथियों, 6 वर्ष होगा। तो 6 वर्ष कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में, सी नहीं बल्कि बी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आप लोग देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं एस अनुपात यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू 2:9 अनुपात 6 अनुपात 7 है, तो एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर अगर 864 है, तो एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान क्या होगा मुझे बताइए। चलिए देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि s प्लस यू प्लस डब्ल्यू कितना होगा। देखिए s कितना है, s 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, प्लस u कितना है, u की बात करें तो u 9 है तो यहाँ पर 9 आ गया, w की अगर बात करते हैं साथियों, w आपका कितना है 7 है, 6 नहीं 7 है, तो ये इतना ही आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर साथियों बात करें, ये क्या है, ये आपका कितना हो जाएगा 11 और 11 18 हो जाएगा, यानी कि 18 x का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें s प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू को जोड़े, यानी कि इन सबको जोड़े और इसका मान है 864, तो 9 2 11 हो गया, 11 2 18 हो गया, ठीक है ना। और 18 अगर बात करते हैं 6 24 हो जाएगा, यानी कि 24x बराबर कितना है 864 है, ठीक है। तो साथियों x बराबर आपका क्या हो जाएगा 864 बटे 24 हो जाएगा। तो इसको अगर साथियों कट करें 12 से कट करें, देखिए हाँ हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 आपका हो जाएगा, 12 दूना 24 हो, इसको कट करेंगे साथियों 36 आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों 36 आ चुका है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे 18x की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि s u w 2 7 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 की गुणा साथियों 36 से कर दो, ये वाला 36 हो जाएगा, तो 18 गुणा 36 कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48 आपका हो गया, 6 कम 6 10 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 54 आपका आ जाएगा, 8 आ गया, 4 आ गया, 6 यानी कि 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप समझ गए ना बहुत आसानी से। देखिए अरे भाई s की वैल्यू 2 है, u 9 है, v 6 है, w 7 है, ठीक। आपसे कहा गया है कि s प्लस u प्लस v प्लस w इतना है, तो मैं कह सकता हूं इन सबको अगर जोड़ लेते हैं, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो बराबर 864 आ जाएगा, ठीक है। और s u w का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इतना निकला, x की वैल्यू ये निकली थी, इसका टोटल 18 निकला, x की वैल्यू 36 है, तो 18 x की वैल्यू 18 गुणा 36 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 648 आपका आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। दीपक और विनोद की चाल 19:12 है, ये तो चाल का अनुपात हो गया, ठीक है। कह यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर हो, विनोद कहाँ है, विनोद अच्छा ये है और दीपक ये है, विनोद यानी कि इसकी बताई गई है, कहने को तो यहाँ पर 12 का अनुपात दे रखा है, लेकिन इसकी चाल 84 है, इसकी चाल 84 है, तो इसकी गुणा किससे करवाइए, 12 7 84 7 से गुणा करवाइए। तो दीपक की चाल क्या होगा, मैं कहूंगा 19 की गुणा साथियों 7 से करवा दीजिए, ठीक है ना।
19 की आप साथियों गुणा किससे करवा दीजिए, 19 की गुणा साथियों 7 से करवा दीजिए, कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। तो क्या दीपक की चाल 133 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? मैं कहूंगा बिल्कुल 133 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 16 श्रमिक 32 दिनों में एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने वाले 24 श्रमिक कितने दिनों में इसी इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं? देखिए 8 घंटे कार्य करने वाले 16 श्रमिक 32 दिनों में, ठीक है ना, एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने वाले 24 श्रमिक से कितने दिन में, मैं कहूंगा इतने दिन में इस इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। तो साथियों इसको आपको कैलकुलेट कराना, ये अगर बात करते हैं ना साथियों, ये आपका जो 8 गुणा 16 गुणा 32 है ना, इसके नीचे ये आ जाएगा 12 गुणा 24 आ जाएगा। इसको अगर कट करें 8 का 8 8 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर साथियों कट करें, किससे कट करें, एक काम करते हैं साथियों 2 से कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये साथियों 16 हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर कट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी कि इधर आ गया 8 गुणा 16 और नीचे आ गया 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसको साथियों अगर बात करते हैं ये कैसे बन जाएगा, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं 16 8 144 आपका हो जाएगा, 16 8 100 आपका 100, 16 8 128 आपका हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर कितने दिन निकलते हैं 128 बटे 9 निकलते हैं। तो 128 बटे 9 कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे, कह रहे कि यदि धीरज 25 सेकंड में 100 मीटर चौड़ी सड़क, यानी कि दूरी कितनी है 100 मीटर चौड़ी सड़क है, 100 मीटर की दूरी है, तो धीरज की गति यानी कि चाल क्या होगा? चाल बराबर आपको पता है साथियों दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे दूरी भी पता है, समय दूरी है साथियों 100 मीटर और समय है 25 सेकंड, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड है, मामला हिसाब किताब सही है, 25 25 25 100, यानी कि मैं कहूंगा साथियों 4 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, ये आपकी चाल हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए इस सवाल को साथियों और मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए कहेंगे यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ बताइए प्रतिशत में। देखिए 80 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है साथियों, हम मान लीजिए क्रय मूल्य ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख दिया। तो मैं कह सकता हूं क्रय मूल्य अगर हम ऐसे लिख ले और बटे ये विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाए, विक्रय मूल्य इसके, एक सेकंड, विक्रय मूल्य की अगर बात करें विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाए बराबर ये 50 का 50 यहां रहेगा और ये 80 नीचे आ जाएगा। मैं कहूंगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर क्रय मूल्य यानी कि खरीदा है आपने 5 रुपए में और विक्रय मूल्य बेच दिया 8 रुपए में, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और मैं कहूंगा नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है इसलिए 5 आ जाएगा, 5 से कम 5 5 गुना 10 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि 60% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।